स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दिल्ली टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। मैं अभी मौजूद हूं एक ऐसे शख्सियत के साथ जो कहते हैं ना कि लगन को कांटों की परवाह नहीं होती। उसको सचमुच ज़मीनी हकीकत बनाने वाले हमारे साथ एक ऐसे जामिया के होनहार छात्र मौजूद हैं जो अपने शहर का नाम बुलंद किए हैं। हमारे साथ बुलंदशहर से मुन्ना खालिद साहब मौजूद हैं जिन्होंने हाल ही में 2022 में युगांडा के पारा बैडमिंटन में सिल्वर सहित गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इसके साथ ही जामिया मिल्लिया इस्लामिया के लिए भी गौरव प्राप्त करने के लिए इनको पूरा सराहा जाता है। आज आइए इनसे जानते हैं ज़रा सा इनके करियर के बारे में। आज आइए जानते हैं इनसे ज़रा सा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के बारे में, इनकी दिनचर्या के बारे में। मुन्ना साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत शुक्रिया। आमतौर पर मुन्ना को MBBS के नाम से डिनोट किया जाता है। आप भी शायद डॉक्टर बनना चाहते थे। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आपने वो जिद कब छोड़ दी, मैं ये पूछूंगा कि आपने हार कब मान ली। आप साल 2015 में आप डायरेक्ट आ जाते हैं बैडमिंटन में। 2010 में आपके साथ एक घटना होती है कि बोर्ड का पेपर आपका गुम हो जाता है बोर्ड की तरफ से। कैसा रहा कार्यकाल यहाँ तक आने के लिए? अगर देखा जाए तो सफ़र आसान नहीं था, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास से निकलना, पढ़ाई करना, मेहनत करना और जामिया जैसी यूनिवर्सिटी में सरवाइव करना, क्योंकि दिल्ली में सरवाइव करना सबसे इम्पोर्टेंट है, तो वो बहुत मुश्किल बात है। लेकिन जिस तरह से घर वालों का सपोर्ट रहा, उन्होंने जामिया में दिल्ली में भेजा पढ़ाई करने के लिए, तो सारा श्रेय उन्हीं को जाता है, पेरेंट्स को। उसके अलावा तो हमने मेहनत की ही है। डॉक्टर बनने का सपना था और फिर छोड़ दिया, क्योंकि मैं 4-5 साल में कंपाउंडर भी एक हॉस्पिटल में रहा था। तो यही था कि मैं जो है आने वाले टाइम में डॉक्टरी की पढ़ाई करूँगा। और लेकिन 10th क्लास की कॉपीज़ गुम हो जाने की वजह से वो एक तरह से छूट ही गया था, क्योंकि किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक स्पोर्ट्समैन, प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन के रूप में मुझे आना था। हो सकता है अल्लाह ने ये सब लिखा हो मेरी किस्मत में। तो ये हम कह सकते हैं कि बोर्ड की कापी गुम होना वो एक संयोग नहीं, एक प्रयोग था आपको स्पोर्ट्स में लाने के लिए। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि किसी ना किसी होनी अनहोनी के पीछे कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। चाहे वो हमें गलत लगे या सही लगे, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है, और वो रीज़न जो है वो अच्छा ही होता है हमेशा। वो हमें उस टाइम तो लगता है कि हमारे साथ गलत हो गया है, लेकिन आने वाले टाइम में जब वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि वो चीज़ नहीं हुई थी तो हमें ये चीज़ मिली, तो हमेशा ही अच्छा होता है कुछ होने के पीछे। मुन्ना खालिद भाई, आप एक ऐसे गांव से आते हैं, एक ऐसे शहर से आते हैं, बुलंदशहर, जो अमूमन भारत की खेल प्रक्रिया में आमतौर पर नहीं जाना जाता, लेकिन आपने खेल चुना और आपने बैडमिंटन चुना। बैडमिंटन में आने का कोई ख़ास कारण? बैडमिंटन में आने का एक ख़ास कारण ही था, क्योंकि 2012 में मैं जामिया आया था, और जब यहाँ पर आकर के मैंने देखा तो लोग एक टेबल टेनिस खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे। तो मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था कि मैं बैडमिंटन खेलूँगा। तो मैं अपना क्लास के बाद जब हॉस्टल पहुँचता था तो मैं टेबल टेनिस खेलने लगता था, क्योंकि एक कमरे में वो छोटी टेबल होती है और उसमें 1 घंटा 1.5 घंटा अपना रोज़ फिज़िकल एक्टिविटी हो जाती थी, अच्छा भी लगता था। तो 2014 की बात है, जब मैं एक बैडमिंटन लोग खेल रहे थे वहाँ पर, तो मैंने उनसे कहा कि मेरी भी मतलब इच्छा हुई कि मैं भी बैडमिंटन खेल के देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो है बैडमिंटन के लिए मुझे बोला कि ठीक है हम आपको खिलाते हैं। लेकिन लगभग मेरे आधा पौन घंटे इंतज़ार करने के बाद वो जाने लगे, और मैंने उनसे फिर से कहा कि आप मुझे तो खिला दीजिए। उन्होंने कहा कि अब आप कल आना, और अभी हमारा जो है टाइम हो गया है। तो बस वो बात मुझे घर कर गई, और वहाँ से फिर मैंने ये प्रण लिया कि अब तो मुझे बैडमिंटन खेलना है, और ऐसा बैडमिंटन खेलना है कि ये लोग मुझे खुद खेलने के लिए बुलाएंगे। कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस हो तो ऐसा हो वरना ना हो। यानी बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं। चलिए, अब आपको उतार पे थोड़ा सा हमने जिक्र किया, आप चढ़ाव पे आते हैं। डायरेक्ट जामिया से पारा बैडमिंटन देश के लिए नेतृत्व करना युगांडा जैसे देश में कितना चुनौतीपूर्ण रहा खालिद भाई? चुनौतीपूर्ण तो मैं ये कहूँ कि बहुत ही रहा है, क्योंकि देश से बाहर जाकर के खेलना, और फिर एक इतना माइंड पे प्रेशर रहना कि भाई इतनी सारी कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड से कंट्रीज़ आ रही हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर, ब्रॉन्ज सभी हैं, अभी 2020 में जीते हैं।
तो मैंने तो सिर्फ यही सोचा था कि मुझे तो अभी तक जितना मैंने सीखा है वो मुझे वहाँ पर जा कर के अपना खेल खेलना है। रिज़ल्ट तो जो भी होगा वो देखा ही जाएगा। तो जब मैं फाइनल में पहुँच गया था तो मैंने ये सोचा कि भाई अब फाइनल में पहुँच गए तो गोल्ड की भी तैयारी की जाए। तो फिर मैंने अपने गेम से थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना शुरू किया था और उसका रिज़ल्ट आप सभी के सामने है। चलिए, आप 10 से ज़्यादा साल जामिया के कार्यकाल में गुजार चुके हैं, तो जामिया ने स्पोर्ट्स को क्या दिया ये तो दुनिया जानती है। वीरेंद्र सहवाग जैसे गुर दिए, केडी बाबू जैसे जादूगर दिए, लेकिन स्पोर्ट्स ने जामिया को क्या दिया आज तक? स्पोर्ट्स में जामिया का अगर मैं कहूँ तो जैसे जो जामिया का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वो शायद ही दिल्ली में हो, क्योंकि ऐसा क्रिकेट ग्राउंड, बैडमिंटन इंडोर और बास्केटबॉल, लॉन टेनिस, फुटबॉल ग्राउंड, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में कहीं मिलेगा। तो जामिया ने बनाया, क्योंकि मैंने सब पढ़ाई यहीं की, स्पोर्ट्स भी अभी भी मैं यहीं खेलता हूँ जामिया में। तो जामिया का बहुत सपोर्ट रहता है स्पोर्ट्स के मामले में। आप इंटरव्यू के आखिरी मानस पटल पे आते हैं, चूँकि समय भी ज़्यादा हो गया। ये बताइए, आप एक ऐसे मध्यम परिवार से आते हैं जहाँ आपकी माँ आपके लिए कपड़े सिलती थी, आपके लिए नहीं, गांव के लिए कपड़े सिलती थी, तो आपको फाइनेंशियल हेल्प कर पाए। एक फिजिकली हैंडीकैप्ड आदमी अगर अपना करियर बनाना चाह रहे हो तो आने वाले दर्शकों को आप क्या पैगाम दें? किस मोटिवेशन से वो क्रिकेट में या किसी भी स्पोर्ट्स में, अदर एक्टिविटीज़ में, अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में आए? देखो, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब तक हम किसी चीज़ को नहीं करते हैं वो हमें टफ़ ही लगती है और हम उसकी तरफ बढ़ते नहीं हैं। वो जो एक पहला स्टेप होता है ना रखने का, वो बहुत ज़रूरी होता है। वो पहला स्टेप रख लिया और ये ना सोचें कि भाई मैं कितने दिन में सीखूँगा, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना। हाँ, वो आपको करते जाना है, क्योंकि अभी आपको दिखेगा कि अभी 10% आप जानते हैं। फिर धीरे धीरे जब आपको 2-4 महीने, 6 महीने हो जाएंगे, आपको लगेगा कि भाई मेरा तो गेम या एक्टिविटी इम्प्रूव हुई है। और मैं यही कहूँगा कि उस रास्ते पर आप चल पड़ें और रुके नहीं। कंटिन्यूसली डेली जितना भी आपको देना, 1 घंटा 2 घंटा, आप रेगुलरली उसको देते जाइए, फिर वो आपको देता है। यानी कंसिस्टेंसी बनी रहे। कंसिस्टेंसी। आपका मैंने बहुत से इंटरव्यू देखा, हमने रिसर्च किया, गाहे बगाहे हर इंटरव्यू में अमूमन आप शशांक का नाम लेते रहते हैं। ये शशांक कौन है और उनका रोल आपके करियर में कितना महत्वपूर्ण रहा? शशांक मेरा डबल्स का पार्टनर है और शशांक के साथ मैं पहले कभी डबल्स खेला नहीं हूँ। तो अभी युगांडा में हम गए थे तो मेरी शशांक से बात हुई थी कि इस बार जो है हम युगांडा में डबल्स खेलेंगे। उससे पहले हम कभी नहीं खेले थे, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था। लेकिन जब हम शुरू के मैच थे तो शुरू के मैचों में हमने अपना कोऑर्डिनेशन बनाया, क्योंकि जो शुरू के मैचेस थे वो हमारे थोड़ा इजी थे। तो जो भी हमें लगता था कि ये मैच इजी होगा हमारे लिए, तो उसमें हम अपना कोऑर्डिनेशन बनाते थे। तो शशांक व्हीलचेयर 1 कैटेगरी का है और मैं व्हीलचेयर 2 कैटेगरी का हूँ। तो व्हीलचेयर 1 और व्हीलचेयर 2 कैटेगरी के ही प्लेयर्स डबल्स खेल सकते हैं। तो शशांक भी बहुत अच्छा प्लेयर है अपनी कैटेगरी में। तो उसका भी मेरे गोल लाने के लिए साथ तो है ही, क्योंकि वो मेरा पार्टनर है, तो उसका भी बहुत योगदान है। खालिद भाई, चूँकि मैं चाहता हूं कि मैं अपने दर्शक को थोड़ा सा और इसको सरल करूं, ये व्हीलचेयर 1, व्हीलचेयर 2 क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे होता है बैडमिंटन का, जो हमारे दर्शक दे रहे हैं उन्हें भी मैं चाहता हूं कि उसे एक शिक्षा मिल जाए आपके माध्यम से। पैरा बैडमिंटन में 6 कैटेगरीज होती है। सबसे पहले आती है व्हीलचेयर 1। व्हीलचेयर 1 वो कैटेगरी होती है जिनके दोनों पैर ख़राब होते हैं, यानी कि दोनों धड़ से ख़राब होते हैं। और व्हीलचेयर 2 वो होती है जिनका एक पूरा पैर ख़राब होता है। उसके बाद आता है SL3 जो कि स्टैंडिंग कैटेगरी है। तो स्टैंडिंग कैटेगरी उसमें ये होता है कि जो आपका लोअर लिम्ब है, जो आपका घुटना है, घुटने से ऊपर अगर आपका पैर ख़राब है, घुटने से ऊपर, तो आप SL3 कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपका घुटने से नीचे ख़राब है तो आप SL4 कैटेगरी में आएंगे। वो फुल कोर्ट होता है SL4 कैटेगरी। उसके बाद आती है SU5 कैटेगरी। SU5 में जिनके हाथ ख़राब होता है वो SU5 कैटेगरी में खेलते हैं, उनका भी फुल कोर्ट होता है। और SS6 एक कैटेगरी होती है जो ड्वार्फ वाली कैटेगरी होती है, जिसमें वो छोटे कद के लोग होते हैं। चलिए, हमारी टीम की रिसर्च आपको कैसी लगी?
टीम की रिसर्च तो मैं कहूँ तो आप सभी कुछ जानकर आए हैं। मेरे बारे में सारी जानकारी आपको है और आप जो आपने क्वेश्चन किए, मुझे लगता है कि आपने बहुत रिसर्च किया है मेरे बारे में जानने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। चलिए इंटरव्यू के आखिरी सवाल पे आते हैं मुन्ना खालिद साहब। एक ऐसा गेम जिसे आमतौर पर भारतीय संदर्भ में कम आंका जाता है, उसे भारतीय लाइमलाइट में नहीं माना जाता है, जो मेन स्ट्रीम का गेम होता है उसमें उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। आप चूँकि सरकारी नौकरी में भी हैं तो सरकार से क्या डिमांड करते हैं कि बैडमिंटन जैसे छोटे स्तर के गेमों को और बड़े लेवल पे भारतीय का नेतृत्व करने के लिए सरकार से आपकी क्या मांग है? देखो, बैडमिंटन अब छोटा गेम नहीं रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा अभी ऊबर कप भी 70 इयर्स के लगभग में इंडिया को मिला है, गोल्ड लाए थे ऊबर कप में। अभी ऑल इंग्लैंड में भी फाइनल जा रहे हैं, लक्ष्य सेन गए हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी टूर्नामेंट्स कॉमनवेल्थ तक में गोल्ड आ रहे हैं, डबल्स में, सिंगल्स में। तो बैडमिंटन अब छोटा गेम तो रहा नहीं है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से बाकी गेम्स को या सभी गेम्स को नॉर्मल लोगों के लिए देखा जाता है, तो जो पैरा प्लेयर्स हैं, जो डिसेबल प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी उसी तरह की फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज उनको दी जाएं, ताकि वो भी अपना जज्बा इंटरनेशनल लेवल पे दिखा सकें और भारत के लिए मेडल ला सकें। मुन्ना खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे PhD स्कॉलर्स, लास्ट में मैं बता दूं, जामिया से मुन्ना खालिद साहब, जो इन्होंने हाल ही में पारा बैडमिंटन में गोल्ड अपने नाम किया था। आज हम इनके बारे में जाने, इनके फिजिकल हैंडीकैप के बारे में, आज हमने इनका पारिवारिक बैकग्राउंड जाना, आज मैंने इसमें स्पोर्ट्स में आने वाली चुनौतियों से जाना। बुलंदशहर का ये लड़का दिनों दिन अपना नाम बुलंद करता आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे दिल्ली टाइम्स, मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।